दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो एक ऐसी कहानी है जिसे सुन करके आपके होश उड़ जाएंगे। आपको बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि भला ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों एक लड़का होता है जिस लड़के की उम्र तकरीबन 21-22 साल की उम्र होती है और जो लड़का होता है दोस्तों उसका नाम करण होता है। अब दोस्तों जो ये लड़का था वो अभी कुछ दिन पहले ही अपनी माँ के साथ अपनी मौसी के घर पर घूमने के लिए गया हुआ था और फिर वहां पर जाने के बाद इस लड़के का जो मन होता है वो अपनी मौसी की खूबसूरती को देख करके कहीं ना कहीं बदल जाता है। और अब जैसे ही धीरे धीरे शाम से रात का समय होता है और फिर ये लड़का जब अपनी माँ और मौसी के साथ एक ही कमरे में जाकर के सोता है तो फिर दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि जो ये करण नाम का लड़का होता है वो अपनी माँ को मौसी ही समझ करके अपनी माँ के ही साथ कुछ ऐसा कारनामा कर जाता है कि जिसके बारे में आप जानेंगे दोस्तों तो यकीनन आपके पैरों तले से जमीन खिसकाएगी। आप सोच भी नहीं सकते कि भला ऐसा कैसे हो सकता है। आखिर उस रात क्या क्या हुआ था और फिर उसकी माँ ने उसके साथ क्या किया, ये सारी कहानी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, यकीनन ये कहानी आपको बहुत ही बड़ी सीख सबक दे जाएगी और बहुत ही ज्यादा रोचक भी लगेगी। तो चलिए दोस्तों कहानी की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कहां से देखते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार प्रणाम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी सच्ची घटना की जो शुरुआत होती है ये होती है दोस्तों मध्य प्रदेश से। अब होता क्या है दोस्तों कि उसी मध्य प्रदेश में एक गांव पड़ता है दोस्तों। अब विद्रोह नाम का एक गांव पड़ता है और उसी गांव की ये कहानी है और उसी गांव की रहने वाली होती है शांति देवी दोस्तों। अब जो ये शांति देवी थी वो काफी ज्यादा एक गरीब महिला थी। शांति देवी के घर की आर्थिक स्थिति जो थी वो काफी ज्यादा खराब थी। कहीं ना कहीं जो शांति देवी थी वो अपने जीवन की गरीबी से कहीं ना कहीं तंग आ चुकी थी और वो अब तक इसी स्थिति में जी रही थी, किसी भी तरह करके अपना भरण पोषण और जिंदगी को चलाए जा रही थी। अब गरीबी की वजह से उनके ख्वाहिश तो कुछ पूरे हो नहीं पाए थे और अब गरीबी को वो इस चीज को दूर करने के लिए ये महिला जो थी वो अपने ही घर में अपने घर का खर्चा वगैरह चलाने के लिए लगभग घर में ही उसने कुछ पशु पालन शुरू किया था। यानी कि 10-15 बकरियों को उसने घर में रखे हुए थे जो कि जिससे उसे थोड़ा बहुत खर्चा निकल जाया करता था और फिर इन बकरियों का देखभाल भी वही किया करती थी। उन्हें रोज वो जंगल में भी चराने के लिए ले जाया करती थी। अब दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि जो ये शांति देवी थी वो सुबह के रोज 8 बजे के आसपास इन बकरियों को चराने के लिए जमींदारों के खेत की तरफ चली जाया करती थी और जैसे ही बकरियां सब कुछ मतलब कि वहां अपना कर लेती थी तो फिर वापस से ये महिला बकरियों को लेकर के लौट आया करती थी जब वो चर लिया करती थी। अब जो शांति का पति था उसका 6 साल पहले ही एक दुर्घटना की वजह से मौत हो गई थी, इस दुनिया से वो चला गया था और ऐसे में शांति देवी जो थी वो बिल्कुल ही अकेली पड़ गई थी और जिसकी वजह से ये महिला जो थी वो अब एक विधवा महिला भी बन चुकी होती है। अब दोस्तों उसके घर में कमाने वाला सिर्फ इसका पति ही था जो कि इसे छोड़ करके फिलहाल इस दुनिया से चला गया था और इसके बाद ये महिला जैसे तैसे करके अपने परिवार को संभाल रही थी, चला रही थी। अब पूरे घर की जिम्मेदारी ये अपने ही कंधों पर उठाए हुए थी। अब दोस्तों होता क्या है कि जो ये शांति देवी होती है इसके परिवार में इसका एक देवर भी होता है और जिस देवर का नाम जो है वो कुबेर होता है। अब जो ये अनिल होता है दोस्तों वो पेशे से तो ड्राइवर था, यानी कि वो ट्रक चलाया करता था या फिर बाकी की गाड़ियां चला लिया करता था। और जो ये अनिल था दोस्तों इसके बारे में एक और बात बता दूं कि वैसे तो ये पैसे बहुत अच्छा खासा कमाता करता था, यानी कि महीने के तकरीबन 30-40 हजार ये कमा लिया करता था, लेकिन ये इन सारे पैसों को कभी भी अपनी भाभी को ला करके नहीं दिया करता था। अब होता क्या है दोस्तों कि धीरे धीरे करके ऐसे ही समय बीत रहा था और शांति देवी अपना खर्चा खुद चला रही थी और शांति देवी को एक बेटा भी था दोस्तों और जिस बेटे का नाम सोनू होता है। अब दोस्तों जो ये लड़का उसका सोनू था वो लगभग उस समय 8वीं कक्षा में अपनी पढ़ाई किया कर रहा था और सोनू जो था वो पढ़ने लिखने में भी काफी ज्यादा होशियार और तेज तर्रा रहा था। वो हमेशा ही अपनी माँ से एक ही बात कहा करता था कि माँ मैं बड़ा होकर के एक फौजी बनूंगा, लेकिन शायद सोनू की किस्मत में कुछ और ही बनना लिखा था, यानी कि आगे चल करके जो ये लड़का था वो एक ऐसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाला था कि जिसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं था। अब दोस्तों होता क्या है कि उसके घर के ठीक सामने एक ऑटो ड्राइवर भी रहा करता था और उस ऑटो ड्राइवर का नाम प्रेम होता है। अब जो प्रेम था वो ऑटो रिक्शा चलाने का काम किया करता था। प्रेम जितने भी ऑटो रिक्शा से पैसे कमाया करता था उन सारे ही पैसों को वो शराब या जुए में उड़ा दिया करता था। उसे लड़कीबाजी का भी शौक था,
यानी कि वो कहीं न कहीं चरित्र से गलत था दोस्तों। वो सारे ही पैसे कमाए हुए सारे ही गलत चीजों में उड़ा दिया करता था। अब जो प्रेम था वो खूबसूरत महिलाओं को देख करके कुछ जल्दी ही आकर्षित हो जाया करता था। वो एक ऐसा व्यक्ति था दोस्तों जो कि खूबसूरत महिलाओं का गुलाम बन चुका था। अगर कोई भी खूबसूरत महिला उसे कुछ भी कह दे तो वो सारे कामों को करने के लिए तैयार हो जाया करता था। अब दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि धीरे धीरे करके समय ऐसे ही बीत रहा था और जो ये महिला शांति देवी थी, जो उसका देवर था, अब उस देवर की अभी तक शादी भी नहीं हुई थी। लेकिन जैसे जैसे उसके पास पैसे आने शुरू हुए, अब जैसे उसके पास थोड़े बैंक में पैसे जमा हो गए, तो फिर आखिर में जो ये शांति देवी का देवर है, वो जहाँ पर ट्रक चलाया करता था उसी में उसने किसी लड़की को पसंद कर लिया था। और फिर वहां पर उस लड़की को पसंद करने के बाद जो ये शांति देवी का देवर होता है, वो उधर ही उस लड़की से शादी भी कर लेता है। और शादी करने के बाद जो इसका ये देवर होता है, वो अपनी पत्नी को लेकर के अब अपनी भाभी के घर पर ही आकर रहने लगता है। शुरुआत में तो जो उसकी पत्नी आई थी वो इनके साथ बहुत ही अच्छे तरीके से बर्ताव करती थी, बिहेव करती थी। लेकिन जब करण की पत्नी ये देखती है कि उसके पति का आधा पैसा उसके भाभी के बच्चे और भाभी में खर्चा हो रहा है, तो ये चीजें उसे सही नहीं लगती थी। क्योंकि अब शादी के बाद वो आधे पैसे अपने भाभी को देने शुरू कर चुका था कि उनके भी घर के खर्चे चलेंगे। क्योंकि शांति की देवी के पास वैसे भी कमाने का कोई सहारा नहीं था। उसका सिर्फ एक छोटा बेटा था जो कि अभी पढ़ाई लिखाई ही कर रहा था। तो ऐसे में जब करण को ये लगा कि उसे कुछ पैसे मदद के तौर पर देने चाहिए, तो ये चीजें जो थी वो करण की पत्नी को सही नहीं लगती थी। वो शुरुआत में तो पति को नॉर्मल तरीके से ही मना कर रही थी। कहती है कि तुम ऐसे कमा करके बेकार में इन्हें पैसे क्यों देते हो, क्योंकि वैसे भी तुम औरतों की आदतों के बारे में नहीं जानते, वो तुमसे जानबूझ करके पैसे हट रही है। अब ये बात वो जो कहती थी तो उसका पति उसे बहुत समझाता था। कहता था कि तुम्हें नहीं पता है, मेरे भैया ने मुझे बहुत ही सहारा दिया था और आज मैं जो कुछ भी कमा पा रहा हूँ उनके ही वजह से कमा रहा हूँ। तो उनकी वजह से मैं ऐसे भाभी को छोड़ नहीं सकता, क्योंकि भैया भी इस दुनिया में है नहीं। यानी कि जो करण की पत्नी होती है वो उसे खूब दिमाग देने की कोशिश कर रही थी कि वो मदद ना करे, लेकिन फिर भी वो अपनी पत्नी की किसी भी बात को सुनता ही नहीं था। वो इस बात के लिए राजी ही नहीं हुआ कि वो भाभी को पैसे नहीं देगा। लगभग ऐसे ही करके 1 साल बीत जाता है और 1 साल का समय बीतने के बाद जो ये करण की पत्नी होती है, अब उसका दिमाग पूरी तरीके से खराब हो चुका था। अब जो ये करण की पत्नी होती है, तभी इसकी मुलाकात हो जाती है दोस्तों एक ऑटो ड्राइवर जो कि इसका पड़ोस में रहता था, प्रेम, उससे। और जब प्रेम से इसकी मुलाकात होती है दोस्तों, उसको देख करके कहीं ना कहीं फिदा हो गई थी। अब वो भी कहीं ना कहीं इस लड़की की खूबसूरती देखकर इस पर फिदा हो गया था, जिसका नाम शालिनी था। अब जब धीरे धीरे शालिनी प्रेम को ये बताती है कि जो मेरे पति का पैसा है वो तो आधा से ज्यादा उसकी भाभी ऐंठ लेती है, तभी प्रेम ने उससे कहा कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम्हारे पैसों की रोकने की गारंटी मेरी है, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे भी मेरे लिए कुछ करना होगा। अब यहाँ पर दोस्तों जो ये शालिनी होती है वो इस ऑटो ड्राइवर से कहती है कि बोलो तुम आगे ऐसा क्या करोगे कि मेरा पति जो है वो भाभी को पैसे देने मना कर देगा, उन्हें वो पैसे नहीं देगा, तुम इसमें क्या मेरी मदद कर सकते हो। तो यहाँ पर प्रेम उससे कहने लगता है कि दरअसल देखो शालिनी, बात ऐसी है कि मुझे पता है कि तुम्हारा पति इसे बहुत सालों से पैसे दे रहा है और इस तरीके से तो तुम्हारा पति मानेगा भी नहीं अगर तुम कहोगी तो। अगर मेरा आइडिया काम कर रहा है तो मैं तो ये तुमसे कहता हूँ कि जो ये शांति देवी है उसको ही कहीं ना इस दुनिया से ही हटा दिया जाए और किसी को इस बारे में कुछ पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि रोज ही ये जमींदारों के खेतों में वैसे भी बकरी चराने के लिए सुबह सुबह जाती है और वहां पर जंगल में दूर दूर तक कोई होता भी नहीं है। अब यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर जो ये शालिनी होती है वो उस व्यक्ति की बात सुनकर के थोड़ी देर तो वो चौंकती है, सोचती विचारती है, लेकिन आखिरकार फिर वो उस व्यक्ति की बात को एक्सेप्ट करती है। कहती है कि मुझे लगता है कि तुम सही कह रहे हो, शायद मुझे इस रास्ते से ही हटाना एक मात्र उपाय बचा है। अगर ये महिला मेरी जिंदगी में रहेगी तो पूरी जिंदगी हमारे पैसे जो है वो इसी तरीके से ये लेती रहेगी। और उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि जो ये प्रेम होता है उसने शालिनी से साफ शब्दों में ये कहा था कि देखो ये काम करना कोई इतना आसान नहीं है, इसमें फंसने के भी बहुत ज्यादा चांसेस है और अगर मैं रिस्क लूंगा तो ये बात याद रखना है कि तुम्हें भी मेरे साथ सब कुछ करना होगा जब भी मैं कहूँ, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ये सब कुछ करने के लिए तैयार हुआ हूँ। अब यहाँ पर जो शालिनी थी वो अपने पति के पैसे को बचाने के चक्कर में कुछ भी करने को तैयार हो गई थी। और फिर उसके बाद क्या होने वाला था दोस्तों कि ये जो व्यक्ति प्रेम होता है वो एक दिन कुछ ड्रिंक वगैरह करता है और नशे का सेवन करने के बाद जहाँ जमींदारों के खेत में शांति देवी बकरी चराने जाया करती थी वहां पर वो पहुंच जाता है। और फिर वहां पर जाने के बाद थोड़ी देर तो उस महिला से जाकर के इधर उधर की बातें करता है और बातचीत के ही दौरान दोस्तों ये जो प्रेम होता है
वो अपने साथ एक हथियार लेकर के भी गया था और कहीं ना कहीं इसने एक सांप भी लाया हुआ था। इसके पास दो आइडिया थे। इसने पहले ये सोचा था कि शायद ये हथियार से ही मार देगा, लेकिन इसे पता था कि हो सकता है कि उसे ये सब कुछ कर दे, देख लेगा तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। और आखिरकार इसने क्या किया कि मतलब कि उस सांप को भी उस महिला के सामने छोड़ दिया और उस सांप से भी उस महिला को डसवा दिया, ताकि लोगों को ऐसा लगे कि इसे सांप ने डसा है, किसी ने इसकी जान नहीं मारी है। और फिर उसके बाद प्रेम जब ये सब कुछ कर लेता है तो फिर ये वापस से अपने घर भी लौट करके तुरंत आ जाता है। अब दोस्तों धीरे धीरे शाम का समय हो गया था। अब शाम तक सोनू की मम्मी लौट कर घर नहीं आई थी। वो स्कूल से घर भी आ चुका था और जब शाम तक वो अपनी माँ को अपने घर पर नहीं पाता है तो वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और ये बात वो अपने चाचा से बताने लगता है। अब उसके चाचा को ये लगा कि जो भाभी है वो तो रोज सुबह सुबह जाती है और दोपहर तक लौट आती थी, तो फिर आज क्या हुआ। और फिर उसके बाद जो ये सोनू का चाचा होता है वो अपने भतीजे को लेकर के जहां पर उसकी मम्मी बकरी चराने जाया करती थी वहां लेकर के चला जाता है। उन जमींदारों के खेतों में उसे ढूंढना शुरू करते हैं और फिर जब वहां पर वो जाकर देखते हैं तब जाकर उन्हें ये पता चलता है कि जो शांति देवी है वो तो वहां पर बेसुध सी पड़ी हुई थी। जब करण जाकर के उसे जांच पड़ताल करता है तब उसे ये पता चलता है कि वो इस दुनिया में है ही नहीं, वो सांस नहीं ले रही थी। अब जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं उसे, अब वो जब चेक करता है तो उसे सांप के भी कांटे के निशान के बारे में आभास हो जाता है। उसे ये पता चल जाता है कि दरअसल उसकी जो भाभी है अब मतलब इस दुनिया में नहीं। अब सोनू को जब ये पता चला तो उसका तो रो रो करके बुरा हाल हो गया था। अब दोस्तों वहां पर बहुत सारी भीड़ भी इकट्ठा हो गई थी। अब जो महिला थी उसके मुंह से कुछ झाग भी निकले हुए थे, जिसकी वजह से करण ये अच्छी तरीके से समझ चुका था कि जो ये दुनिया से गई है वो सांप के ही काटने की वजह से गई थी, क्योंकि सांप के उस पे हाथों पर भी उसे निशान दिखे थे। और फिर उसके बाद क्या होने वाला था दोस्तों, करण और उसके जो बेटे थे वो दोनों काफी ज्यादा रोते हैं। धीरे धीरे सभी गांव के लोग भी इकट्ठे हो गए थे और गांव में इस बात का हड़कंप मच गया था कि शांति देवी को सांप ने काट लिया और वो इस दुनिया से जा चुकी है। अब दोस्तों उस टाइम किसी को इस बारे में थोड़ा सा भी आभास नहीं होता है कि उसके साथ कोई घटना कैसे घटी। और इस तरह से इधर शालिनी और प्रेम का प्लान काम कर गया था। अब शांति देवी तो इस दुनिया को छोड़ करके जा चुकी थी, लेकिन जो इसका बेटा था जिसका नाम सोनू था वो अपनी माँ के बिना बिल्कुल ही अपना अकेला पड़ चुका था। वो बिल्कुल ही चुप नहीं हो रहा था। और अब उसके बाद होता क्या है कि जब ये सोनू अपनी माँ को खो देता है, अब माँ तो माँ ही होती है, अब उसकी वजह से सोनू जो पढ़ाई लिखाई कर रहा था वो पढ़ाई लिखाई भी छोड़ देता है। उसका मन ही नहीं लग रहा था पढ़ाई लिखाई में। और फिर अपनी माँ की जो बकरियां थी उन सारी बकरियों को अब वो चराना शुरू कर देता है। अब दोस्तों जो उसका चाचा होता है, जब वो अपनी, जो कि करण होता है, जब वो अपनी भाभी उसकी दुनिया से चली जाती है तो पत्नी से यही कहता है कि देखो भाभी तो इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन जो मेरे भाई और भाभी का लड़का है उसे मैं ऐसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा और आज से यही हमारा बेटा बनकर रहेगा। और मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि इसके अलावा हम कोई भी बच्चा नहीं करेंगे, अब यही हमारा बेटा बनकर जिंदगी भर रहेगा। अब दोस्तों जब ये बात करण अपनी पत्नी शालिनी से कहता है तो शालिनी को तो इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा आता है, काफी ज्यादा नाराज होती है। लेकिन फिर भी करण ने अपनी पत्नी से साफ शब्दों में ये कह दिया था कि चाहे अब जो हो जाए लेकिन हम कोई बच्चा पैदा नहीं करेंगे, अब यही हमारा बेटा और यही हमारी बेटी बनकर रहेगी। अब दोस्तों इस बात से शालिनी कुछ दिनों तक तो नाटक करती रह जाती है, लेकिन फिर उसके बाद वो अपनी पति की बात को एक्सेप्ट कर लेती है कि चलो ठीक है। अब इस महिला का भी मन जो था वो धीरे धीरे था इन चीजों में रह गया था, कहीं ना कहीं बहल गया था। और फिर वो अपने बेटे की ही तरह इसे पालने पोसने भी लगती है। उसे भी लगा कि इससे उसे कोई दिक्कत ही नहीं है, वो सारे सुख और ऐसो आराम कर ही रही है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि आने वाले टाइम में ये सोनू उसके साथ क्या कारनामा करने वाला था। धीरे 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 करके समय ऐसे ही बीत रहा था और जो ये सोनू था वो अपनी चाचा और चाची के साथ, जिन्हें वो माता पिता की तरह मानता था, उन्हीं के साथ रहने लगता है। धीरे धीरे सूरज जो था वो समय के साथ बड़ा भी हो गया था और अब जब वो थोड़ा समझदार हो गया तो इसने बकरियों को भी अपने बेच दिया था। यानी कि जो इसकी माँ ने बकरियों पाले हुए तो उन सारी हुई बकरियों को बेचता है, बल्कि ये नहीं बेचता है, इसके चाचा भी इसे कह करके बेचवा देते हैं कि अब तुम इन सब कामों को छोड़ दो, बल्कि कोई और नया काम करो। क्योंकि बकरियां जो थी उसकी वजह से सोनू का दिन पर दिन बहुत ज्यादा शरीर जो था वो खराब होते जा रहा था, क्योंकि दिन भर वो उनको चराने के लिए जंगल में लेकर जाता है और इसकी वजह से वो कहीं ना कहीं उसका चेहरा जो था वो काला पड़ गया हुआ था। अब होता क्या है दोस्तों कि धीरे धीरे करके ऐसे ही समय बीत रहा था और अब सोनू की उम्र जो थी वो लगभग 20-21 साल की हो चली थी और जब उसकी माँ इस दुनिया से गई थी तब उसकी उम्र 14-15 साल की थी। अब 20-21 साल की उम्र में जो ये सोनू था वो दिखने में काफी ज्यादा हैंडसम और स्मार्ट और एक नौजवान लड़का बन चुका था। वो दिखने में भी काफी खूबसूरत था।
अब एक दिन जो ये सोनू होता है वो अपने घर पर ऐसे ही फ्री बैठा हुआ था और जो इसकी चाची थी वो भी अपने घर में कुछ काम वगैरह कर रही थी। और तभी होता क्या है कि जो ये शालिनी होती है, जो कि उससे छोटी बहन होती है, जो कि उससे तकरीबन 3 साल छोटी थी, और जिस महिला का नाम शिखा था, और वो शालिनी के पास फोन करती है और शालिनी के पास फोन करके उससे ये कहती है कि आखिर वैसे भी तुम इतने दिनों से घर पर नहीं आई हो तो तुम कब आओगी। तभी यहाँ शालिनी कहती है कि फिलहाल तो देख मेरे पास समय नहीं है। कभी जो उसकी छोटी बहन शिखा होती है वो यही कहती है कि देखो तुम्हारा तो हमेशा के दीदी ऐसा ही है, फिलहाल बात यह है कि तुम्हारे जीजाजी कुछ काम के सिलसिले में बाहर गए हुए, 1 सप्ताह तक वो बाहर ही रहेंगे, तो मैं ये सोच रही थी कि क्यों ना तुम और जो बेटा है सोनू उसे अपने साथ लेकर के मेरे घर पर कुछ दिन के रहने के लिए रहो। ऐसे मेरा भी दिल लगा रह जाएगा और मैं भी अकेले नहीं रह पाऊंगी, मुझे डर लगता है अकेले रहने में। अब यहाँ पर जब शिखा अपनी बहन की इस तरह की बातों को सुनती है तो थोड़ी देर तो वो सोच में पड़ती है और फिर शालिनी कहती है कि ठीक है, मैं घर में पूछ लेती हूँ और सोनू से भी पूछ लेती हूँ कि क्या उसे मौसी के घर जाना है या नहीं जाना है। तभी जाकर के सीधे शालिनी पहुंच जाती है सोनू से और वो जाकर उसे बताती है कि देख तेरी मौसी का फोन है, वो इस तरह की बातें कर रही है, वो हम दोनों को वहां पर 1 सप्ताह के लिए रहने के लिए बुला रही है क्योंकि तेरे मौसा घर पर नहीं है। तो ये सुनकर सोनू बहुत खुश हो जाता है, कहता है कि चाची तो इसमें पूछने वाली क्या बात है, मैं तो आपके साथ बिल्कुल चलने के लिए तैयार हूँ, मैं तो कहूंगा कि बल्कि तुम आज ही चलो। और इसके बाद शालिनी भी अपनी बहन शिखा से फोन करके कह देती है कि ठीक है, फिर हम कल सुबह को ही तुम्हारे घर पर आ जाएंगे। और इतनी सब बातें हो जाने के बाद दोस्तों जो ये शालिनी होती है वो बातचीत तय करके फोन को रख देती है। अब दोस्तों जब फोन पर बातचीत हो जाती है तो सुबह के लगभग 8 बजे का समय हो रहा था दूसरे दिन। अब जो शालिनी होती है वो नॉर्मल तरीके से छोटे मोटे अपने घर के काम काज कर लिए थे। अब उसका पति भी ट्रक लेकर के गया हुआ था तो वो भी 8-10 दिन के बाद ही वापस आने वाला था, तो ऐसे में उसके लिए भी जाना आसान था। वो ज्यादातर शहर से बाहर ही रहता था जहाँ उसे भी आने में भी 15 दिन 10 दिन का टाइम लगना था। तो शालिनी ने भी ये सोचा कि चलो जब तक करण वापस आएंगे तब तक हम भी घूम कर आ जाएंगे। और फिर अगले दिन सुबह के 8:30 बजे के आसपास ही अपने घर पर ताला लगा करके अपने भतीजे जिसका नाम सोनू होता है उसके साथ वो गाड़ी में बैठ करके अपने बहन के घर के लिए निकल चलती है। अब होता क्या है कि जब सोनू अपने चाची को गाड़ी में बैठा करके अपनी मौसी के घर पर लेकर पहुंचता है तो मौसी के घर का जो रास्ता था वो काफी ज्यादा खराब रास्ता था, यानी कि आधे दूर तक तो रास्ता ठीक था, सड़क थी, लेकिन फिर आधे रास्ते के बाद कच्चा सड़क था, काफी सारा ऊंच नीच था, गड्ढा था। ऐसा रास्ता था कि गाड़ी जो थी वो 1-2 सवारी बैठने के बाद बहुत ही मुश्किल से संभाली जाती है और अगर गाड़ी चलेगी तो पूरी तरीके से हिलेगी और दोनों एक दूसरे से टकरा रहे थे इस तरह से। अब जब इस तरह से दोनों एक साथ ही बैठ करके गाड़ी में जाते हैं और जब रास्ता खराब मिलता है तो पूरी तरीके से जब रास्ता गलत रास्ते पर जाती है तो शालिनी बार बार सोनू को टच हो रही थी। अब यानी कि शालिनी कहीं ना कहीं जब सोनू को टच हो रही थी तो उस वक्त सोनू को कुछ अलग ही एहसास होने लगता था और कहीं ना कहीं शालिनी के भी दिमाग में जब उसे वो स्पर्श होता था तो इसका भी दिमाग पूरी तरीके से अलग ही सोच में पड़ जाता था। अब इसी तरीके से आधे घंटे का सफर ये ऐसे ही सड़क पर तय करते हैं और तब जाकर के जो सड़क है वो नॉर्मल होता है, यानी कि नॉर्मल सड़क आ जाता है और तब जाकर के आखिरकार ये अपनी मौसी के घर पर पहुंचता है। अब जैसे ही ये लड़का अपनी मौसी के घर पर पहुंचता है तो फिर ये अपनी मौसी के घर पर आज जिंदगी में पहली बार गया हुआ था शिखा के घर पर। अब जब ये पहली बार अपनी मौसी को देखता है तो फिर मौसी को देखने के बाद इस लड़के का तो पूरी तरीके से दिमाग ही खराब हो जाता है, क्योंकि दोस्तों जो ये शिखा थी, जो शालिनी की बहन थी, वो दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी और बिल्कुल ही जवान थी। उसकी उम्र तकरीबन 27-28 साल रही होगी और उसकी खूबसूरती की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। वो एक ऐसी महिला थी जिसे कोई अगर एक बार देख ले तो उसको बार बार देखने का दिल करेगा, इतनी खूबसूरत उसकी मौसी होती है। अब जब सोनू की नजरें अपनी मौसी की खूबसूरती पर पड़ती है तो फिर वो भी भावनाओं में बह जाता है। वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अपनी मौसी के लिए दीवाना ही हो जाता है और अपने दिमाग में इन बातों को बैठा लेता है कि चाहे अब कुछ भी हो जाए, अब मैं अपनी मौसी के साथ कुछ ना कुछ तो कारनामा करके ही रहूंगा। और दूसरी बात ये थी कि जो सोनू था उसकी मौसी के घर में उसके अलावा कोई रहता भी नहीं था। उसके मौसा जो थे वो दूसरे शहर में काम के सिलसिले में गए थे। अब घर में सिर्फ 3 ही लोग थे, एक सोनू की चाची और एक उसकी मौसी। अब पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है और फिर पूरा दिन निकलने के बाद दोस्तों होता क्या है कि धीरे धीरे करके शाम का समय हो चुका था और अब शाम का टाइम आने के बाद जो ये सोनू की मौसी शिखा होती है वो इनके लिए बहुत अच्छा तरह तरह की डिशेस बनाती है और फिर तीनों ही बैठ करके साथ में खाना भी खाते हैं और फिर खाना खाने के बाद बारी आ जाती है सोने की।
अब सोनू को ये लगा कि यार मुझे अगर गलती से भी इन दोनों ने अगर गलत कमरे में सुला दिया तो फिर तो मामला बिगड़ जाएगा। अगर ये मुझसे बोलेंगी तभी भी मैं इनके ही साथ सोऊंगा, मैं दूसरे कमरे में सोने नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पर उनके कहने से पहले ही सोनू जो था वो काफी ज्यादा कलाकार था। उसने अपनी मौसी से ये कहा कि मौसी हम ऐसा करेंगे कि आज हम लोग तीनों एक ही कमरे में सोते हैं। अब सोनू की जो मौसी होती है दोस्तों, वो इस बात को सुन करके कहती है कि सोनू तू तो सच में ही बहुत अच्छी बात करा, वैसे भी हम काफी टाइम के बाद मिले हैं, तो आज पूरी रात हम एक दूसरे से बातचीत करेंगे, हंसी मजाक करेंगे और एक साथ रहेंगे। और अब खाना पीना खाने के बाद जो ये सोनू होता है वो अपनी मौसी और अपनी चाची के साथ एक ही कमरे में जाकर लेट जाता है। थोड़ी देर तक तो वो एक दूसरे से बातचीत करते हैं और थोड़ी देर बातचीत करने के बाद ये तीनों जो है वो एक ही कमरे में एक ही बेड पर जाकर के लेट जाते हैं। अब दोस्तों होता क्या है कि धीरे धीरे अब रात हो रहा था। अब ये पहली रात थी जब ये तीनों एक साथ सो रहे थे। अब जिस साइड सोनू सो रहा था उसी साइड इसकी मौसी भी लेटी हुई थी। तब सोनू को ऐसा लगा कि यार पता नहीं मौसी मेरे बारे में क्या सोचती होंगी क्या नहीं, और अगर गलती से मैंने मौसी को कहीं इधर उधर टच कर दिया तो अगर वो बुरा मान जाएंगे तो चाची भी साथ में है और मुझे तो लेने के देने पड़ जाएंगे अगर उन्हें कुछ गलत लगा तो यहाँ पर जो ये सोनू है वो डरता डरता अपनी मौसी के शरीर पर हाथ रख रहा था और कहीं ना कहीं उनके हाथ पर अपने हाथ रखने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर होता क्या है कि जो उसकी मौसी होती है, जब सोनू अपनी मौसी को इस तरह से हरकत करता है और उन्हें इस तरह से हाथ को टच करता है तो फिर इसी दौरान जो उसकी मौसी शिखा होती है वो सोनू का हाथ पकड़ लेती है, क्योंकि उसे भी उस वक्त नींद नहीं आई थी। कहीं ना कहीं उसके भी दिमाग में कुछ अलग तरह की भावनाएं चल रही थी और फिर सीधा ही वो सोनू के हाथ को अपने मुंह के ऊपर लेकर चली जाती है। सोनू को लगा कि यार उसकी मौसी ने अपना हाथ भी नहीं हटाया, बल्कि लगता है कि शायद वो भी कुछ चाहती है और वो भी मुझसे कुछ कहना चाहती है। और फिर उसके बाद सोनू अपना दूसरा हाथ भी अपनी मौसी के ऊपर रख देता है, लेकिन सोनू की मौसी जो थी वो फिर भी कोई विरोध नहीं कर रही थी, कोई रोक टोक नहीं कर रही थी। अब जब सोनू को ये लगा कि उसकी मौसी कोई विरोध नहीं कर रही तो फिर उसके मन के अंदर का सारा डर खत्म हो गया। और फिर उसके बाद जो ये लड़का सोनू होता है वो अपनी मौसी के साथ अपना सारा कार्यक्रम करना शुरू कर देता और लगभग उसी बेड पर इन दोनों के बीच में गलत रिश्ते कायम होते हैं और इसके बारे में उसकी चाची को भनक तक नहीं लेती है। और जब ये सारा कुछ कर लेते हैं तब जाकर के ये दोनों जो है वो रात में सो जाते हैं। अब दूसरे दिन का भी समय आ चुका था और दूसरे दिन का टाइम हो जाने के बाद शाम के वापस से ये लोग रात का खाना खाते हैं, दिन भर खूब हंसी मजाक करते हैं, बात करते हैं, घूमते फिरते हैं। और फिर जब सारी बातचीत हो जाती है तो फिर ये जो लड़का सोनू था वो उसी कमरे में वापस से अपनी मौसी और अपनी चाची के साथ लेटने के लिए चला गया था। और फिर अब जैसे ही रात के तकरीबन 11 बजे का समय होता है तो फिर उस दिन जो ये लड़का था वहां पर एक बहुत ही बड़ी घटना को अंजाम देने वाला था। दरअसल होता क्या है दोस्तों कि जो ये लड़का सोनू होता है वो उस दिन क्या करता है कि वो सोता तो अपनी मौसी के ही बगल में, क्योंकि उसे पता था कि उसकी बगल में मौसी सोएगी, कमरे की लाइट भी ऑफ थी। लेकिन जैसे ही रात का समय हुआ तो फिर धीरे से जो इसकी मौसी शिखा होती है वो अपनी बहन की तरफ उठ करके चली जाती है और जो शालिनी थी वो इसके तरफ यानी कि शिखा की तरफ आ जाती है। और इस बात के बारे में सोनू को कुछ पता नहीं था, क्योंकि जो सोनू था वो एक करवट में सोया हुआ था और इन दोनों ने जब अपनी साइड चेंज की तब इस बारे में सोनू को कुछ पता नहीं था और लाइट भी ऑफ थी। उसे तो ऐसा लग रहा था कि उसकी चाची को बस पहले ये लगना चाहिए कि सोनू नींद से सो गया है, लेकिन उसे नहीं पता था कि जो मामला था वो कुछ अलग ही हो गया था। और अब फिर जैसे ही उसे ये लगता है कि जब उसकी चाची है वो पूरी गहरी नींद में सो गई है तो फिर वो साइड में मुड़ करके जिस तरीके से अपनी मौसी के हाथ पर हाथ रखा था उसी तरीके से वो अपनी चाची के भी साथ चीजों को करना शुरू कर देता है। अब होता क्या है दोस्तों, कहीं ना कहीं जो उसकी चाची थी वो भी एक ऐसी महिला थी, उसने भी पहले ही गलत काम किया था। अब उसने सोनू की मां को मारने के लिए कितने गलत कदम उठाए थे, तो फिर उसने भी सोनू की हरकतों को कोई विरोध नहीं किया और राजी राजी से उसके हाथ अपने हाथ में स्वीकार कर लिया। और फिर सोनू को तो ये पता था कि उसकी मौसी कुछ नहीं बोलेगी, क्योंकि उसकी मौसी तो उसे पहले से इस चीजों के लिए अनुमति दे चुकी थी और उसे ये नहीं पता था कि वो चाची है। और फिर वो रात में चाची के ही साथ गलत चीजों को करता है। अब जब ये सारा चीज कर लेता है दोस्तों, दोनों ही रजामंदी से ये सारा काम कर रहे थे। तो दोस्तों इस तरीके से सोनू ने अपनी मौसी को, मतलब जो उसकी मौसी लगती थी उनके साथ ये सब कुछ किया। हालांकि वो ये नहीं जानता था कि उसकी चाची है, लेकिन उसकी चाची ने भी कोई विरोध नहीं किया। अब दोनों ने ही अपने ही भतीजे के साथ ये सब कुछ किया था, जो कि सरासर गलत था। और इस तरीके से अगले भी दिन जब हुआ तभी भी उसकी चाची ने इस बात का कोई विरोध नहीं किया और चाची और मौसी दोनों को एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं पता था। दोनों ये समझती थी कि दोनों चुपके चुपके ये सारा काम कर लेती है और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा।
और इस तरह से यह घटना घटी। तो दोस्तों ये रही कहानी। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी के दिल को ठेस पहुंचाना है। बस केवल आपको सतर्क करना है, आपको जागरूक करना है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलूंगी कल एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल